हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था प्लेटफॉर्म का, उन्हीं का सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को देखते हैं और वीडियो के कमेंट में बार बार आता है कि सर वीडियो को थोड़ा फास्ट कराइए। तो चलिए आज की वीडियो को हम फास्ट ही करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है जीके का कि 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष कौन कौन थे? तो सप्रू थे, जयकर थे और चिंतामणि थे। यह टूट गए जिन्होंने गठन किया। तो ये सब जो थे एक अलग दल में विभाजित होकर गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना यह ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर भी दिया रहता है और बहुत से लड़के इसी में आंसर टिक करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो है महात्मा गांधी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एक से अधिक इसमें सही हो जाएगा कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। नहीं, सभी जातियों ने भाग लिया था। अमीरों ने नहीं बल्कि गरीबों ने भी लिया था भाग इसमें। और मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिलिंग के चुनावों का बहिष्कार किया गया। नहीं, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को प्रैक्टिस छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये सही है, ये दोनों गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बंगा गांव। बंगा गांव कहाँ पड़ता है? तो यह पाकिस्तान के लायलपुर में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय थी कि मरम्मत किसने की थी? तो इसका मरम्मत जो किया था वह रुद्रदामन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस झील का जो निर्माण हुआ था वह मौर्य काल में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था। और इसका कार्यकाल जो था 1823 ईस्वी से लेकर 1828 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1823 से 1828 ईस्वी तक था। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वह 1824 से 26 ईस्वी तक चला था। 1824 से 26 तक चला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के जो नेता थे वह सिद्धू और कान्हू थे। यह दोनों क्या थे? भाई थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिसने अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। किस गद्दी पर? कहाँ की गद्दी पर? तो मगध की गद्दी पर बैठा था बिंबिसार अपने पिता की हत्या करके। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। ये दोनों अलग अलग गुरु थे बुद्ध के। और गौतम बुद्ध जो है अलार कलाम से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और रुद्रक रामपुत्र से किस किस बारे में ग्रहण किया था शिक्षा? ये बताइएगा आप लोग।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के सल्तनत किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श यानी जो लाखों का दान दिया करते थे, तो यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला तुर्क शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था, दिल्ली के राजवंश पर शासन किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, तो लॉर्ड रिपन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो ऑप्शन के अनुसार काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह 1930 ईस्वी में हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। इन तीनों में से पहले कौन हुआ था? 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली दिल्ली दरबार दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय जो था वह लॉर्ड लिटन था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दिल्ली दरबार 3 बार लगा था। 1877 ईस्वी में, पहली बार 1877 में, उसके बाद 1903 ईस्वी में और उसके बाद 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था, तीनों बार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1911 में ही राजधानी घोषित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वह था जनरल हेड हडसन एवं निकलसन था। हडसन, लेफ्टिनेंट हडसन एवं निकलसन था। और कौन था? निकलसन था। हडसन और कौन था? निकलसन था। आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बुक में ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? निरंजना था। तो गौतम बुद्ध के बारे में जब आप पढ़े होंगे तो निरंजना नदी के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो निरंजना नदी का किस नदी का प्राचीन नाम था निरंजना? तो फल्गु नदी का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, फल्गु नदी। फल्गु नदी कहाँ बहती है? तो यह बिहार में गया में बहता है। गया जिला में बहती है फल्गु नदी या निरंजना नदी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? जावा गर्त और मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में है, सबसे गहरी है मेरियाना गर्त। और जावा गर्त कहाँ पे है? तो यह हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जावा गर्त कहाँ पे है? हिंद महासागर में। जावा गर्त को ही सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है, सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है जावा गर्त को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो यह किसका सर्वोच्च शिखर है? मलेशिया का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मलेशिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और लौह धातु का अयस्क क्या होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है? हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट, दो अयस्क है और भी अयस्क है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो भारत में
गुजरात राज्य की सबसे बड़ी समुद्र तट है? ये क्या है? सही है। और भारत में जोग जलप्रपात उद्गम है? नहीं। भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्र तट है? भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट जो है वह मरीना बीच है, और ये कोवालम नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से कौन सही नहीं है? तो यह पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? तो 60 डिग्री की। 60 डिग्री अक्षांश रेखा की जो वास्तविक लंबाई होती है वह भूमध्य रेखा की आधी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है? तो यह है महासागर तल की स्थलाकृति। महासागर तल की स्थलाकृति यह इसके प्राथमिक कारक में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो सबसे पहले आता है यह पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर ए सी से हो जाएगा। और सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है? केरल राज्य में आता है। केरल राज्य में 1 से लेकर 5 जून तक आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील, भारत और चीन का स्थान है? तो ब्राज़ील का स्थान पहला है गन्ना उत्पादन में, दूसरा भारत का है, और चीन तीसरे नंबर पर गन्ना का उत्पादन करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को कहा जाता है? तो मिस्र में जो गर्म या शुष्क हवा जो चलता है उसे खमसीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खमसीन। और ये सहारा मरुस्थल में जो उत्तर पूर्व का भाग जो होता है उसमें जो गर्म हवा चलता है उसे हरमट्टन कहा जाता है। और न्यूजीलैंड में जो गर्म हवा चलता है उसे क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी शब्द तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? तो यह 1949 ईस्वी में ही हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या आवश्यक होता है? तो 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बिहार से उड़ीसा एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार से उड़ीसा एक अलग राज्य बना। कब बना था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ और उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और भारत का जो संविधान है यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत देश का ही है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन कितना अनुच्छेद में है? संविधान के कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 74, 76, इस प्रकार के जो अनुच्छेद होते हैं यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने। अशोक मेहता कमेटी जो है यह किस प्रकार की कमेटी है? तो द्विस्तरीय है। द्विस्तरीय कमेटी है, द्विस्तरीय। और बलवंत राय मेहता समिति जो है यह त्रिस्तरीय है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो अनुच्छेद 301 को प्रभावित किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि डैश, क्या कहा गया है? कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या इससे पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव के लिए पात्र होगा। यह सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2025-26 तक क्या अनुमानित किया गया है? तो 4.5% से कम, 4.5% से कम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां है और सभी सेवाएं प्रदान करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्ति होती है और सभी सेवाएं प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की विधिग्रह मुद्रा है, तो भारत की विधिग्रह मुद्रा जो है यह रुपया है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यूरो कहाँ का है? यूरोपीय संघ का है या फ्रांस का है? डॉलर जो है यह अमेरिका का है और ऑस्ट्रेलिया का भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? तो चीन देश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सोयाबीन का भी उत्पादन सबसे अधिक चीन ही करता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आय की समानता मापी जाती है? तो गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो 43.9% है, 43.9% है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा और WE में परिवर्तन होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोन फोटोन है, तो फोटोन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आयोडीन 123 जो है यह मोतियाबिंद का उपचार नहीं करता है। मोतियाबिंद के उपचार के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है और यही गलत है, यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर का उपचार के लिए किया जाता है और फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया थेरेपी के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर
ये जो है दोनों सही है, ये गलत है, तो गलत ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर चुंबकीय गुण कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है, तो इसे माध्यम ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घनत्व घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो तीनों जो है एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात किया गया है निर्वात का, इसीलिए। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? सिग्मा बॉन्ड जो होती है वह 12 होती है और पाई बॉन्ड जो होती है वह 3 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन टिंक्चर निम्न में से किसका एक विलयन है? तो एल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल का है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बारूद में गंधक की उपस्थिति जो होता है ज्वलन ताप को घटाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब 1.47 अपवर्तनांक के कांच के किसी भी उभयोतल लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो यह एक समतल परत की भांति व्यवहार करता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस द्रव का अपवर्तनांक जो होगा कांच के अपवर्तनांक के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो घी जो है यह कोलाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड क्या है? CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो H2O का, यानी जल का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो पारा है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक क्या है? पारा है। अगला क्वेश्चन है कि फलियां जो होती है अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सहलग्नता या लिंकेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था TH मॉर्गन ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन यह क्या होता है? तो गेस्ट्रिन जो होता है भोजन के उपापचय का नियमन करता है। भोजन के उपापचय का नियमन करता है गेस्ट्रिन। मेलाटोनिन जो होता है यह निद्रा का, यानी नींद का नियंत्रण करता है। इंसुलिन जो होता है यह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। ये सब क्या है? ये सब हार्मोन है और ये सब हार्मोन के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में सबसे मीठा चीनी है? तो सबसे मीठा चीनी जो है यह फ्रुक्टोज होता है। सबसे मीठा चीनी क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। और फ्रुक्टोज जो होता है यह समान शुगर होता है जो फलों और सब्जियों आदि में भी पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक कूट बना होता है। आनुवंशिक कूट में क्या होते हैं? तो आनुवंशिक कूट में जो होते हैं क्या होते हैं? तो एडिनिन होते हैं, ग्वाइनिन होते हैं, एडिनिन होते हैं, ग्वाइनिन होते हैं। इसके बाद थाइमिन होते हैं और सायोटिन होते हैं। तो ये सभी जो है ए, बी और सी तीनों सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सिफिलिस सुजाक जो होता है यह ट्राइच्यूरा यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो RH
कारक या RH फैक्टर में संगत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन के आवश्यक होता है, तो विटामिन के किसके लिए आवश्यक होता है? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि न्यूमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है तो किसका है निमोनिया संक्रमण? तो निमोनिया संक्रमण जो होता है यह फेफड़े का संक्रमण होता है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। फेफड़ा नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? तो विषाणु रक्षक प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया था? तो आर्विड कार्लसन को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक का जैव संकेती नहीं है? जैव संकेती नहीं है तो स्टोन फ्लाई। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्टोन फ्लाई। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? तो पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों का फिल्टर करना। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? तो एजी टांसले ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 18 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो अनंत मनोहर बने हैं। कौन बने हैं? अनंत मनोहर बने हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए उषा उथपुत को पद्म भूषण 2024 में सम्मानित किया गया है? तो किस क्षेत्र में योगदान के लिए उषा उथपुत को पद्म भूषण 2024 में सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है इसमें से किसी क्षेत्र में नहीं किया गया है। तो किस क्षेत्र में किया गया है? कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, कला। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड पर्यटन ने जंगफ्राउज के प्रसिद्ध आइस प्लेस में एक पट्टिका के साथ किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। और एक क्वेश्चन बीपीएससी टी 3.0 में नीरज चोपड़ा से भी पूछा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने कितने फ्रांसीसी नागरिकों को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 4 खिलाड़ी को, 4 फ्रांसीसी नागरिक को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉस एंजल्स में आयोजित सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, ये दोनों बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितने शख्सियत को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से तो 5 को सम्मानित किया गया 2024 में, और इनमें से जो है 4 को मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न और एक को नहीं दिया गया। वह कौन थे? तो वह थे लाल कृष्ण आडवाणी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक का नाम क्या है जिन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को भारत का दौरा किया था? तो यह थे राफेल मारियानो ग्रॉसी। राफेल मारियानो ग्रॉसी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व भारत महोत्सव 2023 का आयोजन
कहाँ किया गया या कहाँ आयोजित किया गया, तो वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में लगभग कितनी गिरावट अंतर दर्ज की गई है, तो 17% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट किसे घोषित किया है, तो नाओरेम रोसिबिना को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और यह किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर राज्य से। किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर राज्य से। तो आज का वीडियो जीके जीएस का यही ख़त्म होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।